आइसोमर्स टू आइसोमेरिज्म. दिस इज अ पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस की. अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स? कंपाउंड हैविंग टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and same structure formula but different their behavior towards plane polarized light. Okay, मीन्स देखिए डेफिनेशन की हम बात करें. कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स plane polarized light are known as optical isomers and this phenomenon is called optical isomerism. मीन्स कोई भी दो कंपाउंड अगर हम लें, अगर उनका फॉर्मूला, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब कुछ सेम रहे, लेकिन पीपीएल लाइट, अब पीपीएल लाइट क्या होता है इसके बाद अभी हम करेंगे, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं. तो पीपीएल लाइट के अगेंस्ट उनका बिहेवियर अगर डिफरेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं और ये जो फिनोमेना होता है इसको हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं. ठीक है. अब देखिए यहां पर द नेक्स्ट पार्ट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं यूनिवर्स में, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी एबिलिटी होती है पीपीएल लाइट के प्लेन को किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट करना. ठीक है. अगर वो कंपाउंड्स किसी भी पीपीएल लाइट के प्लेन को अगर रोटेट कर दें तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहेंगे. ठीक है. और ये जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं. तो डेफिनेशन यहाँ पर इसकी है ऑप्टिकल एक्टिविटी की. सम सब्सटेंस हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ PPL light either to the clockwise or anti-clockwise direction. ठीक है. These compounds are known as optical active compound and this property is called optical activity. ठीक है. तो जो कंपाउंड लाइट को रोटेट करेगा उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे. ठीक है. और जो रोटेट नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा. और ये जो कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप्स के होते हैं. तो फर्स्ट टाइप इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको कि हम स्मॉल डी से या फिर प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये क्या होते हैं देखिए, विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो कंपाउंड जो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी. और जो इस प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी. लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स को हम या तो स्मॉल एल से या फिर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. कोई भी कंपाउंड है उसके नेम के आगे अगर हम स्मॉल डी लगा दें तो वो डेक्स्ट्रो होगा या फिर प्लस का साइन लगा दें. और अगर उसके नाम के आगे अगर हम एल लगा दें, स्मॉल एल या फिर माइनस लगा दें तो वो कंपाउंड लीवो रोटेटरी होगा. ठीक है. अब इस डेफिनेशन के बाद मेनली हम बात करेंगे. इस डेफिनेशन में हमने मेन जो लिया है वो लिया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो हम पहले अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो लाइट ले रखी है दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका लैम्डा सेम रहे, फिक्स रहे. ठीक है. जब कोई लाइट किसी मीडियम में से प्रोपोगेट होती है तो उस मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस करते हैं. हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होता है. तो ऑर्डिनरी लाइट को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर ये मेनली डायरेक्शन वाइब्रेशंस को डायरेक्शन को शो करता है. जब इस ऑर्डिनरी लाइट को किसी निकोल प्रिज्म से हम पास करते हैं, इस ऑर्डिनरी लाइट को जब इस निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो जो लाइट पास होती है उस लाइट के वाइब्रेशंस, सारे वाइब्रेशंस स्टॉप हो जाते हैं. हर डायरेक्शन के सिर्फ एक ही डायरेक्शन का वाइब्रेशंस ही रहता है. इस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में उसको बोलते हैं पीपीएल. ठीक है. तो जब इस पीपीएल लाइट को किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से, ये एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं पोलरिमीटर ट्यूब, इस ट्यूब में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को भरने के बाद इसमें से जब ये लाइट पास करते हैं, पीपीएल लाइट पास करते हैं, तो अगर लाइट का प्लेन क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, जिसको कि हम स्मॉल डी या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर ये लाइट एंटी क्लॉक रोटेट हो तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल और माइनस साइन. तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स टू टाइप्स के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब जो लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे,
और लीवो रोटेटरी का मतलब जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें। ठीक है, अब देखो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, पर कैसे, क्या कंडीशन है? तो कंडीशन हम देखें यहाँ पर, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, इन ऑर्डर टू बी ऑप्टिकल एक्टिविटी द मॉलिक्यूल शुड बी असिमेट्रिक और कायरल। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए मॉलिक्यूल का असिमेट्रिक होना या फिर कायरल होना जरूरी है। तो कोई भी कायरल मॉलिक्यूल अगर होगा तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। अब हम ये देखें कि कायरल मॉलिक्यूल से मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। ओके, तो कायरल मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा ये है कि ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, मीन्स मॉलिक्यूल असिमेट्रिक हो। और मेनली हम जो सिमेट्री की बात करते हैं वो हम करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे, देखिए, इन विच सिमेट्री इज नॉट इज एब्सेंट, दैट इज पीयूएस एंड सीयूएस शुड बी एब्सेंट। अगर मॉलिक्यूल में पीयूएस और सीयूएस दोनों ही अगर एब्सेंट है तो वो मॉलिक्यूल ऑलवेज कायरल मॉलिक्यूल होगा। कायरल मॉलिक्यूल की एक डेफिनेशन हम और कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर अपनी इमेज पर सुपर इम्पोज ना हो, मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, तो वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होता है। भी जैसे एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं इस राइट हैंड की बात करूँ, मैं अपने ही इस हथेली की बात कर रहा हूँ, ये राइट हैंड है, इसी का मिरर इमेज यहाँ पर ये होगा। ठीक है, अगर हम बीच में सेंटर में यहाँ पर मिरर कंसिडर करें तो इस राइट हैंड का जो मिरर इमेज होगा वो ये लेफ्ट हैंड होगा। ओके, अब हम देखें तो ये एक कायरल ऑब्जेक्ट है। कायरल ऑब्जेक्ट कैसे है, इसमें देखिए यहाँ पर कोई पीओएस या सीयूएस प्रेजेंट नहीं है। प्लेन का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्लेन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो अगर मैं यहाँ पर इस प्लेन से इसको कट करूंगा तो ये यहाँ से कट नहीं होगा, अगर ऐसे कट करेंगे तो भी ये कट नहीं होगा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक कायरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये इसका मिरर इमेज। अब अगर हम इसको इस पर सुपर इम्पोज कराएं तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो ये जो होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा, इसको हम बोलेंगे कायरल ऑब्जेक्ट। आई बात समझ? तो किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होगा। एंड कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, मींस वो पीपीएल के प्लेन को किसी भी एक डायरेक्शन में आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हुई। अब कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो ये हमको चेक करना जरूरी है कि उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब सिमेट्री की, कि सिमेट्री कितने टाइप की होती है, किस किस मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी, किसमें सिमेट्री नहीं होगी, या मॉलिक्यूल कौन सा कायरल होगा, कौन सा कायरल नहीं होगा, ये हम यहाँ पर थ्योरेटिकली चेक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा सिमेट्री एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री एलिमेंट्स। मेनली हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्री। Mainly there are 4 types of symmetry. The first is plane of symmetry, second is center of symmetry, थर्ड होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसके बाद हम इसके बात करेंगे, और एक और होता है लास्ट में ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो टोटल 4 टाइप की सिमेट्री होती है। जो फर्स्ट सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? अ प्लेन विच डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स। कोई भी प्लेन किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उसको हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। तो प्लेन ऑफ पीयूएस का मतलब तो हुआ, शॉर्ट में हम जिसे कहेंगे पीयूएस, कि मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, और इसी तरह से इक्वल सिमेट्री होती है, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट फॉर्म इज COS। अब ये क्या है? अ पॉइंट फ्रॉम where if 2 equal lines are drawn in opposite direction, opposite का मतलब 180 डिग्री एंगल पर, and they touch same group at same distance, then it is said to have center of symmetry. तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में COS चेक करना है तो उस मॉलिक्यूल में कोई भी एक पॉइंट, उस पॉइंट से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में 2 लाइंस ड्रॉ करें 180 डिग्री एंगल पर, और चारों तरफ अगर वो दोनों लाइनें अगर सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप को टच करें तो हम ये कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में COS प्रेजेंट है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमने लिए हैं, ये इसमें हर एक में हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। तो देखिए,
स्टार्टिंग हम बिल्कुल सिंपल लेवल के जो एग्जांपल्स हैं उसे हम ले रहे हैं। जस्ट हम अल्फाबेटिकल लेटर लिए हैं ABCD, पहले हम इसमें चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम मॉलिक्यूल्स पर आएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लेटर इज A। अब A में हमें यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है, तो इसमें हम देखेंगे कि इस एक्सिस के अबाउट, इस लाइन के अबाउट ये मॉलिक्यूल यहाँ पर सिमेट्रिकल है। मीन्स इसको अगर हम प्लेन कंसिडर करते हैं तो इसका लेफ्ट पार्ट इसके राइट पार्ट का मिरर इमेज है। देखिए प्लेन का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करें और दोनों पार्ट, जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट है, वो एक दूसरे का मिरर इमेज भी होना चाहिए, तो ही हम उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये प्लेन लिया, इस प्लेन में हम देख सकते हैं कि इस A का ये लेफ्ट पार्ट इसके राइट पार्ट का मिरर इमेज है। इट मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो हुआ। यस, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री लेनी है। अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट ले, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखेंगे तो हमें ऊपर की तरफ तो कार्बन मिल रहा है, बट नीचे 180 डिग्री एंगल पर ऐसा कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि दो में से अगर एक भी प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल अब अकायरल मॉलिक्यूल होगा। अकायरल से मतलब एक तो हमने बात करी थी कायरल मॉलिक्यूल जिसमें POS और COS प्रेजेंट ना हो, और एक हमने बोला है अकायरल मॉलिक्यूल जिसमें या तो POS प्रेजेंट हो या COS प्रेजेंट हो या फिर दोनों ही प्रेजेंट हो। ऐसे मॉलिक्यूल अकायरल मॉलिक्यूल होंगे, और अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अकायरल मॉलिक्यूल होगा, मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, द नेक्स्ट लेटर इज B। अब B में हम देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ड्रॉ करें तो इस प्लेन के अबाउट इसका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट आइडेंटिकल है, मिरर इमेज है, तो इसमें POS प्रेजेंट होगा। ओके, अब COS की बात करें, COS के लिए अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट लें, इस पॉइंट के अबाउट इधर तो ये कर्व है, बट अपोजिट में ऐसा कर्व पार्ट नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर COS प्रेजेंट नहीं होगा। इट मीन्स ये मॉलिक्यूल भी अकायरल होगा। ओके, द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3 C। अब C में देखिए वर्टिकल POS तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर इस केस में इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो चूंकि यहाँ पर POS है तो ये मॉलिक्यूल अकायरल होगा। अच्छा, COS चेक करें, COS में अगर हम पॉइंट ये लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पर ये कर्व पार्ट तो आ रहा है, बट इसके अपोजिट में 180 पर ऐसा नहीं आ रहा है। इट मीन्स इसमें COS नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल भी यहाँ पर अकायरल होगा। ठीक है, द नेक्स्ट लेटर इज D। D में हम देखें तो इसमें वर्टिकल POS तो प्रेजेंट नहीं है, बट इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसमें POS होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट कंसिडर करें, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस तरफ तो ऐसा D बन रहा है, बट अपोजिट में ऐसा D नहीं है, तो इसमें COS प्रेजेंट नहीं होगा। द नेक्स्ट इज लेटर इज H। अब H में देखिए यहाँ पर इस केस में वर्टिकल POS भी आ रहा है एंड हॉरिजॉन्टल POS भी आ रहा है। मॉलिक्यूल में मोर देन 1 भी POS पॉसिबल है, क्योंकि ओवरऑल पॉसिबल है तो उसको हम यस कहेंगे। ओके, COS अगर हम ये पॉइंट कंसिडर करें तो इस पॉइंट के अबाउट ओवरऑल मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर ये पॉइंट नजर आ रहा है, तो इसके अबाउट इधर अपोजिट में भी ये पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट के अबाउट ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल है, तो ओवरऑल आंसर इसमें COS हो जाएगा। मीन्स H में POS और COS दोनों ही टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, तो नेक्स्ट लेटर इज M। अब M में देखिए यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में वर्टिकल POS तो प्रेजेंट होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। ठीक है, तो POS तो प्रेजेंट है। अच्छा, COS में कोई भी पॉइंट हम लेंगे उसके बाद ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, इट मींस इसमें COS एब्सेंट होगा। ओके, द नेक्स्ट लेटर इज P। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। P में अगर हम वर्टिकल लें तो भी POS नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लें तो भी POS नहीं होगा। ओवरऑल इसमें कैसे भी करके हम देखें तो इसमें POS एब्सेंट है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज COS। अब इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके अबाउट ये पूरा लेटर सिमेट्रिकल हो, तो इसमें भी COS प्रेजेंट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि जो लेटर P है, P अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल लेटर है, इसमें POS और COS दोनों ही एब्सेंट है। इट मीन इस टाइप का मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8। दिस कंपाउंड इज साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पर रिंग में 3 कार्बन है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, और कार्बन से अटैच दोनों हाइड्रोजन
चूंकि sp3 है तो एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अबव एंड बिलो, यहाँ भी अबव एंड बिलो होगा। इस केस में यहाँ पर अगर हम पीओएस चेक करें तो इस रिंग का अगर हम हाफ कट करें, इस रिंग का अगर हाफ कट करें तो इस वाले V का यहाँ पर स्लाइस कट होगा। इसको ऐसे कट कर रहे हैं तो ये H और ये H दोनों कट होंगे और रिंग भी हाफ कट हो जाएगी। इसका मतलब इसमें पीओएस प्रेजेंट है। अब देखिए पीओएस तो प्रेजेंट है, लेकिन हमको ये चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ पीओएस कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पीओएस तो हमने ये लिया है, एक पीओएस हम यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये सेकेंड पीओएस हुआ, और एक पीओएस यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 पीओएस तो ये हुए, और एक पीओएस हम ये भी ले सकते हैं कि इसका हम मॉलिक्यूलर प्लेन कंसिडर करें। अगर मैं इस तीनों कार्बन को प्लेन कंसिडर कर रहा हूं, इसका अगर हम स्लाइस कट करेंगे तो इन दोनों H का यहाँ पर हाफ कट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पीओएस यहाँ पर हो जाएंगे इसमें 4। अच्छा, अगर हम COS की बात करें तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ऊपर की तरफ तो कार्बन है, बट नीचे यहाँ पर कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें COS प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखिए पीओएस COS में से अगर कोई भी एक प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल अकार्यन मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। द नेक्स्ट पार्ट इज एग्जांपल नंबर 9, दिस कंपाउंड इज साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोब्यूटेन में पीओएस, एक पीओएस तो इस टाइप से हो जाएगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा डायगोनल, एक इस टाइप से भी डायगोनल हो सकता है। तो टोटल पीओएस इसमें 4 हुए, प्लस एक हो जाएगा मॉलिक्यूलर प्लेन, तो टोटल नंबर ऑफ पीओएस इसमें हो जाएंगे 5। ओके, अब अगर हम COS की बात करें, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूं तो इस पॉइंट के अबाउट अगर इस तरफ हमने लाइन ड्रॉ करी है तो इस डिस्टेंस पे यहाँ पर कार्बन हमें टच कर रहा है और इसके अपोजिट में भी यहाँ पर कार्बन है। इसी तरह से ये दोनों कार्बन भी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होंगे, तो यहाँ पर COS भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा पीओएस COS दोनों ही प्रेजेंट है। एंड दिस वन इज, इसमें हम देखें साइक्लोपेंटेन में भी यहाँ पर इस टाइप से वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इट मींस इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर ये कार्बन एटम सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसमें COS प्रेजेंट नहीं है। ऐसे हम यहाँ पर और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस एग्जांपल की हम बात करें, एग्जांपल नंबर 11 में, नाउ दिस कंपाउंड इज 1,2,3 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें डायगोनली इस टाइप से पीओएस प्रेजेंट होगा। इस प्लेन के रेस्पेक्ट में ये पार्ट अबव है और ये पार्ट भी अबव है, दोनों अबव है। इट मीन्स यहाँ पर पीओएस तो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें COS प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज अगर हम इस रिंग के प्लेन में ये पॉइंट कंसिडर करें तो इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर ME अबव दी प्लेन है, तो अपोजिट में ये ME बिलो होना चाहिए, बट बिलो ना होकर ये कैसा है, अबव है। तो कुल मिलाकर इसमें कहेंगे कि इसमें COS प्रेजेंट नहीं है। इट मींस ये मॉलिक्यूल भी चूंकि पीओएस प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल अकार्यन मॉलिक्यूल होगा, मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट इज दिस एग्जांपल, इसमें देखिए ये ट्रांसफॉर्म हमें गिवन है, यहाँ पर ME अबव है, यहाँ पर ME बिलो है। इस केस में अगर हम यहाँ पर इस तरह से डायगोनली इसको कट करें, इसे डायगोनली कट करें, इसको हम ऊपर से काट रहे हैं, तो ये ME और ये H जिससे जो V बनेगा उस V का स्लाइस कट होगा, इस रिंग का हाफ कट होगा, और H और ME का भी यहाँ पर स्लाइस कट होगा। तो इट मींस यहाँ पर POS प्रेजेंट है। द नेक्स्ट इज COS। इस पॉइंट को अगर हम डिसाइड करें, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इस डिस्टेंस पर हमें अबव में ME मिल रहा है और इसी डिस्टेंस पर हमें बिलो दी प्लेन ME मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी यहाँ पर COS प्रेजेंट है। ठीक है, इट मींस ये मॉलिक्यूल भी यहाँ पर अकार्यन मॉलिक्यूल होगा। द नेक्स्ट एग्जांपल इज 13, दिस इज 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, सिस फॉर्म है। इसमें अगर हम यहाँ पर वर्टिकल पीओएस लें तो ये सिमेट्रिकल हो रहा है इस पीओएस के अबाउट, तो पीओएस तो है, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर ये दोनों सब्सटेंस सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसमें COS प्रेजेंट नहीं होगा। इट मींस ये मॉलिक्यूल अकार्यन मॉलिक्यूल होगा। बट अगर हम एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करें, 14th में देखेंगे कि यहाँ पर ये ME तो बिलो दी प्लेन है, जबकि ये ME अबव दी प्लेन है। इसमें अगर हम POS ट्राई करें तो इसमें POS नहीं होगा, बिकॉज एक ग्रुप तो अबव दी प्लेन है और एक ग्रुप बिलो दी प्लेन है, तो यहाँ पर POS एब्सेंट है। ओके, क्योंकि 3 मेंबर रिंग है तो इस पॉइंट के अबाउट रिंग ही अनसिमेट्रिकल है,
तो इसमें COH भी एब्सेंट होगा। क्योंकि दोनों ही एब्सेंट हैं तो ये मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं यहाँ पर दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कायरल होगा एंड ऑप्टिकली एक्टिविटी भी शो करेगा। इसके बाद अब देखिए ये हमने डिस्कस करा था यहाँ पर POS एंड COS। इसके बाद नेक्स्ट जो सिमेट्री एलिमेंट्स है उसकी अब हम इसके बाद बात करेंगे। थर्ड जो सिमेट्री एलिमेंट है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक और होगा उसके बाद ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए इसमें अब तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें मेनली हमने लिया था POS प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो कुछ हमने उसमें एग्जांपल्स की बात करी थी जिसमें हमने ये चेक करा कि किसमें POS होगा और किसमें COS होगा। नेक्स्ट जो सिमेट्री एलिमेंट है उसमें है यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं AOS एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय CN। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशंस अगर हम देखें तो इफ अ मॉलिक्यूल रीअपियर आफ्टर द रोटेशन बाय 360 by n degree then it is said to have axis of symmetry। इट मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल में अगर किसी भी मॉलिक्यूल को अगर किसी एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट करें और एक पर्टिकुलर एंगल के बाद अगर मॉलिक्यूल रीअपियर हो रहा है, एज इट इज मॉलिक्यूल रीअपियर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया, दिस कंपाउंड इज साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब देखिए इस मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मीन्स ऐसा एक्सिस ले जो इसके प्लेन में इसके परपेंडिकुलर हो, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको रोटेट करें 120 डिग्री एंगल पर, तो अगर 120 पे इसको हम रोटेट करेंगे तो ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन तो यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये कार्बन यहाँ आ जाएगा और ये कार्बन यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर से ये हमें मॉलिक्यूल ऐसा ही दिखेगा। तो देखिए 120 पर मॉलिक्यूल एज इट इज दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और ये हो जाएगा CN इक्वल्स टू ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 120 इक्वल्स टू हुआ 3। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसमें C3 प्रेजेंट है। C3 का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कौन सी वाली, दैट इज C3। C3 का मतलब ये हुआ कि 120 डिग्री एंगल पर ये रीअपियर होगा। C3 का एक मीनिंग हम और निकाल सकते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन में 360 अगर हम रोटेट करें तो ये मॉलिक्यूल 3 टाइम्स रीअपियर होगा, तो इसमें हो जाएगा C3। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम ये कंपाउंड लें, दिस कंपाउंड इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन को अगर 90 डिग्री से रोटेट करें तो 90 डिग्री से रोटेट करने पर ये मॉलिक्यूल फिर से ऐसा ही दिखेगा, तो इसमें हम कहेंगे 360 डिवाइड बाई 90, तो ये हो जाएगा 4। इट मीन्स इसमें हम कहेंगे कि यहाँ पर C4 प्रेजेंट है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन की हम बात करें, साइक्लोपेंटेन को अगर हम यहाँ पर इसको अगर हम 72 डिग्री एंगल से रोटेट करें तो फिर से ये मॉलिक्यूल एज इट इज रीअपियर होगा, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर C5। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल्स भी हम यहाँ ले सकते हैं। जैसे ये हम ले रहे हैं यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में हो जाएगा 60 डिग्री एंगल से रोटेट करने पर मॉलिक्यूल रीअपियर होगा, तो इसमें होगा C6। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जांपल इज बेंजीन। ओके, बेंजीन भी हेक्सागोनल शेप है, प्लेनर है, तो इसमें भी डेफिनेटली C6 होगा। ओके, और देखिए इसमें एग्जांपल्स, जैसे हमने यहाँ पर लिया NH3। ठीक है, NH3 में N के अबाउट, N के पास यहाँ पर लोन पेयर भी है, तो N के अबाउट यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन एटम होंगे ये तीनों पिरामिडल शेप में होंगे, और रोटेट करेंगे तो यहाँ से H का यहाँ तक शिफ्टिंग में 120 डिग्री एंगल रिक्वायर्ड होगा, तो इसमें यहाँ पर C3 प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हमने लिया ये वाला वाटर, दिस इज H2O, लोन पेयर एंड लोन पेयर। अब अगर हम इसको यहाँ पर इस तरह से पलट दें, दैट इज टर्निंग द पेज, अगर इसको पूरा पलट दें तो ये एंगल होता है 180 डिग्री, तो इसमें हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर C2 प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे हम और भी इसमें एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, और
नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस कंपाउंड इज सिस 2 ब्यूटीन। ठीक है, सिस 2 ब्यूटीन को अगर हम यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको पलट दें तो फिर से ये मॉलिक्यूल हमें एज इट इज दिखेगा, इस मॉलिक्यूल रीअपेयर होगा। तो ये होगा यहाँ पर 180 डिग्री पर, तो इसमें भी C2 प्रेजेंट होगा। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, दिस कंपाउंड इज ट्रांस 2 ब्यूटीन। इस ट्रांस 2 ब्यूटीन को अगर हम इस एक्सिस के अबाउट बस ऐसा एक्सिस लें जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट अगर 180 पर इसको रोटेट करें तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसमें भी यहाँ पर C2 प्रेजेंट है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक्सिस के अबाउट का रोटेट करने पर मॉलिक्यूल पर्टिकुलर किसी एंगल पर अगर रीअपेयर हो रहा है तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि उसमें AOS प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सिमेट्री है दैट इज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके बाद हम उसको लेते हैं the next symmetry is alternating axis of symmetry which is represented by Sn। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन देखें, if mirror image of molecule appear after the rotation by 360 by n degree, then it is said to have alternating axis of सिमेट्री। ठीक है, मीन्स अगर मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट करें और मॉलिक्यूल की पहले मिरर इमेज अपीयर हो तो उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो AOS दैट इज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अगर हम AOS से कंपेयर करें तो AOS का मतलब होता है कि रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल खुद अपीयर हो। अगर मॉलिक्यूल खुद अपीयर हो रहा है पर्टिकुलर किसी एंगल पर तो हम कहेंगे कि उसमें AOS है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग में हमने एक वर्ड ऐड कर दिया है ऑल्टरनेट से, मतलब क्या हुआ कि जैसा ही हमने रोटेशन करा, रोटेशन करते ही मॉलिक्यूल अपीयर ना हो, पहले उसकी मिरर इमेज अपीयर हो, देन मॉलिक्यूल अपीयर हो, तो इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो इसका कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे ये हमने एक कंपाउंड लिया, दिस कंपाउंड इज ट्रांस, यहाँ पर CH3 अबव है, यहाँ CH3 बिलो है। ठीक है, तो ये फॉर्म यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगी क्योंकि दोनों की पोजीशन 1 और 3 है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके, इस मॉलिक्यूल को अगर हम यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट हम ऐसा एक्सिस ले रहे हैं जो इसके प्लेन में से प्लेन के परपेंडिकुलर हो, अगर 180 पर इसको हम रोटेट करें तो जो नेक्स्ट फिगर होगा वो होगा CH3H, H एंड CH3। हम इसको 180 पर रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो ये जो मिथाइल अबाव है ये रोटेट होकर यहाँ पर आएगा, अबाव ही रहेगा, और ये जो CH3 बिलो है वो रोटेट होकर यहाँ पर बिलो आ जाएगा।
ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि ये इसकी मिरर इमेज है क्या। अगर ये इसकी मिरर इमेज है, इट मींस इस मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब ये मिरर इमेज है तो हम यहाँ पर ये ले सकते हैं कि हम इसी मॉलिक्यूल का एक मिरर इमेज यहाँ पे हम ड्रॉ करें। ठीक है, इसका जो हम यहाँ पर अब मिरर इमेज लें तो इसका जो मिरर इमेज होगा, यहाँ पर H बिलो है तो H यहाँ अबव होगा, CH3 बिलो, देन यहाँ पर CH3 अबव और ये H बिलो। अब हम देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि ये पर्टिकुलर ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म इसकी यहाँ पर मिरर इमेज है। तो इट मीन्स 180 पे रोटेट करने के बाद इसकी मिरर इमेज अपीयर हो रही है। इट मीन्स इस मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और वो होगा S2। S2 का मतलब ये हुआ 360 डिवाइड बाई 180, तो ये होता है 2। इट मीन्स इसमें हम कहेंगे ओवरऑल इसमें S2 प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। देखिए MEH देन HME, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमने लिया। ठीक है, ये जो कंपाउंड होगा इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके, इस मॉलिक्यूल को अगर 90 डिग्री पर रोटेट करें अबाउट दिस एक्सिस, तो नेक्स्ट जो इसकी फॉर्म होगी वो होगी कुछ इस टाइप से MEH HME MEH एंड HME, ये फॉर्म हमें मिलेगा। और हमको ये चेक करना है कि क्या ये इसकी मिरर इमेज है। तो हम क्या करें कि यहाँ पर हम इसका भी एक मिरर इमेज फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम मिरर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में जो भी बिलो द प्लेन होंगे वो सब यहाँ पर अबव द प्लेन हो जाएंगे। जैसे ये मैंने लिखा MEH HME MEH एंड HME, और हम देख सकते हैं कि इस केस में यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये हुआ, ये हो जाएगा इसको फिर से लिखें, यहाँ पर होगा HME देन MEH HME और यहाँ पर हो जाएगा ME एंड H। ये हमने बनाया। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों यहाँ पर आइडेंटिकल हैं, अगर ये दोनों यहाँ पर आइडेंटिकल हैं, इट मीन्स ये दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। इट मीन्स यहाँ पर जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 90, तो इट मीन्स इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर S4 प्रेजेंट होगा। मीन्स इसमें ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बट वो S4 टाइप की है। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पर कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर AAOS प्रेजेंट है, अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो फिर उसमें या तो PUS प्रेजेंट होगा या फिर CUS भी प्रेजेंट हो सकता है या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये भी एक कंडीशन है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो या तो उसमें PUS प्रेजेंट होगा या फिर CUS प्रेजेंट होगा या फिर दोनों ही प्रेजेंट होंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पर S4 तो प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे इसमें PUS प्रेजेंट हो रहा है। कैसे? इसको अगर मैं डायगोनली कट करता हूँ तो डायगोनली ये मॉलिक्यूल इजीली कट हो जाएगा। इट मींस इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, PUS प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की बात करें, इसमें देखिए
HME यहाँ पर चार्ज लिया पॉजिटिव. ओके, दिस कंपाउंड इज 3,3 4,4 tetramethyl spiro 4,4 डाई पैराडीनियम आयन. ठीक है, इस केस में देखिए तो ये कंपाउंड एक स्पायरो कंपाउंड है. यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट इसमें पीयूएस और सीयूएस प्रेजेंट नहीं होता है. इस मॉलिक्यूल को हम याद कर सकते हैं कि जिस भी मॉलिक्यूल में एओएस प्रेजेंट होगा उसमें पीयूएस और सीयूएस तो प्रेजेंट होगा ही होगा. दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन यही एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें एओएस तो है बट इसमें पीयूएस और सीयूएस प्रेजेंट नहीं है. तो अब तक हम जो इसमें डिस्कस कर चुके हैं वो था सिमेट्री एलिमेंट. हमें ये चेक करना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं है. तो टोटल हमने अब तक 4 टाइप्स की सिमेट्री डिस्कस करी थी. फर्स्ट था प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड था सेंटर ऑफ सिमेट्री, नेक्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और लास्ट में जस्ट अभी हमने जो डिस्कस करा वो था ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे कायरल सेंटर की. ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग देखिए, ओके, नेक्स्ट पार्ट इज कायरल कार्बन. इसकी डेफिनेशन हम याद रखते हैं. द कार्बन एटम ऑन विच four different groups are attached. ठीक है, तो कोई भी ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मीन्स कायरल सेंटर होने के लिए, कायरल कार्बन होने के लिए एटम का sp3 होना जरूरी है. कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जिस पर चारों ग्रुप या चारों एटम डिफरेंट हो, ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल CCl, F, Br एंड I. इस केस में देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है और इससे अटैच्ड यहाँ पर चारों ग्रुप, चारों एटम डिफरेंट है. तो ये जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा और इसको हम ऑलवेज स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे हम और भी यहाँ पर ले सकते हैं मॉलिक्यूल्स. जैसे यहाँ लिखा CH3, यहाँ पर C2H5, H एंड Cl. अब इस केस में देखिए इस मॉलिक्यूल में टोटल 4 कार्बन प्रेजेंट है. 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 कार्बन है. लेकिन इन 4 में से सिर्फ यही एक ऐसा कार्बन है जिसे चारों वैलेंसीज डिफरेंट है. तो ऐसे कार्बन को हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कहेंगे. अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कायरल एटम ऑलवेज कार्बन ही हो. कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी कायरल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम ये मॉलिक्यूल ले सकते हैं ETHMe एंड 1 लोन पेयर. इस केस में यहाँ पर जो सल्फर होगा, इस सल्फर को हम कायरल सल्फर कहेंगे. ठीक है, और इसके अलावा एक मॉलिक्यूल हम ये भी ले सकते हैं CH2, CD2H एंड 1 लोन पेयर. इस केस में देखिए
यहाँ पर N का हाइब्रिडेशन sp3 है और इससे अटैच तीनों जो वैलेंसीज हैं वो वैलेंसीज डिफरेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ CH2 और यहाँ पर CD2 है और एक लोन पेयर भी है। लोन पेयर को एज ए ग्रुप ही हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर ये जो N होगा वो एक कायरल नाइट्रोजन होगा। ठीक है, अगर N का लोन पेयर कहीं पर किसी मॉलिक्यूल में अगर कॉन्जुगेशन में है तो फिर वो नाइट्रोजन कभी भी, कॉन्जुगेशन से मतलब अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कभी भी फिर कायरल नाइट्रोजन नहीं होगा। देखेंगे हम उसके भी कुछ एग्जांपल्स बाद में। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बात करी वो करी है कायरल कार्बन की। इट मीन्स वो एक ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स या चारों एटम्स डिफरेंट हो, तो उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऐसी ही हम डेफिनेशंस और ले सकते हैं कायरल कार्बन के बाद में कायरल मॉलिक्यूल। Chiral molecule, the molecule which has non superimposable mirror image। अब देखिए, एक तो वर्ड था कायरल कार्बन जिसकी बात हमने अभी करी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो अपनी ही मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज ना हो। इट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, उसको हम बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल। इसका सिंपल सा हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं पहले एक लेटर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दिस इज P, एक लेटर हमने P लिया। इस P की अगर हम यहाँ पर मिरर इमेज ड्रॉ करें तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो बनेगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब अगर इस P को हम उठाकर इस पर सुपर इम्पोज करें तो ये P अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ऐसे लेटर को हम कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे या कायरल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो कहने का मतलब हर एक वो मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज ना हो, दैट विल बी कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, इस केस में हम यहाँ पर कह सकते हैं, एक सिंपल सा और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ अपने इस राइट हैंड की एंड लेफ्ट हैंड की। देखिए, ये जो राइट हैंड है ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड इसका मिरर इमेज है। अब दोनों मिरर इमेज है, देखने में हमको लगता है कि ये दोनों यहाँ पर आइडेंटिकल है, बट ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। ये वाला पार्ट इसकी मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। देखिए कैसे, इसको अगर मैं यहाँ पर इस पर सुपर इम्पोज करता हूँ तो ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। इट मीन्स बोथ आर डिफरेंट। अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी इमेज पर सुपर इम्पोज ना हो तो वो मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज दोनों ही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको हम एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में भी हम बात कर सकते हैं कि अगर हम इस हाथ का जो ग्लव्स है, जैसे हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट खेलते वक्त हम लोग जो ग्लव्स पहनते हैं, तो अगर राइट हैंड का ग्लव्स है, उस राइट हैंड के ग्लव्स को हम लेफ्ट हैंड में नहीं पहन सकते। इससे क्या चीज प्रूव होती है? सिंपल सा है कि अगर हम राइट हैंड का ग्लव्स लेफ्ट हैंड में नहीं पहन पा रहे हैं, बिकॉज इसका मतलब दोनों ग्लव्स डिफरेंट है और दोनों ग्लव्स डिफरेंट है। इट मीन्स दोनों हाथ भी डिफरेंट है, ये हाथ और ये हाथ दोनों डिफरेंट है। अब कैसे काम में डिफरेंट है? बिकॉज इसमें सिमेट्री नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल पार्ट है। तो ये और इसका मिरर इमेज दोनों ही डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसे मॉलिक्यूल को जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज ना हो, उसको ऑलवेज हम कायरल मॉलिक्यूल या कायरल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी है। हर एक वो मॉलिक्यूल जो अपनी इमेज पर सुपर इम्पोज ना हो, वो मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। मीन्स अगर उस कंपाउंड में से हम पीपीएल लाइट पास करें तो वो उस लाइट के प्लेन को रोटेट करेगा। तो जो एसेंशियल कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, वो है
द मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। अब कोई भी मॉलिक्यूल है, हमको ये चेक करना है कि ये मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है। इसको चेक करने का सिंपल सा लॉजिक है, वो है कि उस मॉलिक्यूल में हम पीयूएस और सीयूएस चेक करें। अगर मॉलिक्यूल में पीयूएस और सीयूएस में से अगर कोई भी एक प्रेजेंट अगर है तो मॉलिक्यूल ऑलवेज अकायरल मॉलिक्यूल होगा, मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं एसेंशियल कंडीशन for optical activity, the molecule must be chiral, that is no PUS and no COS। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमको चेक करना है कि ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, तो हम उसमें PUS और COS चेक करेंगे। अगर उस मॉलिक्यूल में दोनों ही एब्सेंट हैं तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होगा, मीन्स वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट हम इसमें लेने वाले हैं वो है दैट इज पेपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है, 3D मॉलिक्यूल है, उस 3D मॉलिक्यूल का 2D रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला है। जैसे फर्स्ट हम ले सकते हैं वेज एंड डैश फॉर्मूला। देखिए वेज और डैश फॉर्मूला है, जैसे सपोज मैं यहां पर ये मॉलिक्यूल लेता हूं, ये एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिया, यहाँ लिखा FCl BRI। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है किसी मॉलिक्यूल का, उसको हम बोलेंगे वेज डैश फॉर्मूला। वेज डैश का मतलब ये हुआ कि इसमें यहाँ पर ये जो लाइनें हैं इस टाइप की वेज लाइन्स, ये शो करेगी ग्रुप्स आर अबव द प्लेन, और जो ग्रुप्स जो डैश पे प्रेजेंट होंगे वो होंगे बिलो द प्लेन। तो एक सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है 3D मॉलिक्यूल का। एक बार फिर से देखते हैं हम इसमें कि जो भी एटम या जो भी ग्रुप जो वेज लाइन पर होंगे, ये जो इस टाइप की लाइन होती है, इस टाइप की जो लाइन होती है डार्क लाइन, इसको हम बोलते हैं वेज लाइन। तो जो भी ग्रुप इस लाइन पर प्रेजेंट होगा वो ऑलवेज अबव द प्लेन होगा। और ऐसे ही एक लाइन होती है इस टाइप से, जिसको बोलते हैं हम डैश लाइन। तो कोई भी ग्रुप जो इस पर प्रेजेंट होगा वो बिलो दी प्लेन कंसिडर उसको हम करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये हमने इस टाइप से लिया, यहाँ लिखा FCl BR&I। इस केस में देखिए यहाँ पर ये दोनों एटम तो इस लाइन पर अटैच्ड है, और जबकि ये डैश पर है और ये वेज पर है। तो ये वाला तो बिलो दी प्लेन कंसिडर करेंगे। वेज पर अगर BR है तो BR को हम अबव दी प्लेन कंसिडर करेंगे। और अगर कोई भी ग्रुप स्ट्रेट लाइन पर प्रेजेंट है, इससे अटैच्ड है, उसको हम ऑलवेज प्लेन में कंसिडर करेंगे। तो इस मॉलिक्यूल से ये चीज क्लियर होती है कि फ्लोरीन और आयोडीन जो है वो तो सेम प्लेन में है। ठीक है, क्लोरीन बिलो दी प्लेन है और जो ब्रोमीन है वो अबव दी प्लेन है। ठीक है,
The next representation of molecule, that is Fisher projection formula. अब देखिए, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. अगेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है. कहीं पर भी अगर कोई प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है तो ऑलवेज उस मॉलिक्यूल की एक 2D इमेज होती है. तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम फिशर में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. तो कोई भी ग्रुप, जैसे यहां पर हम ले सकते हैं X W X Y Z. तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो भी ग्रुप जो वर्टिकल लाइन पर प्रेजेंट होंगे एक्चुअल में वो बिलो दी प्लेन कंसिडर करेंगे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट होंगे वो अबव दी प्लेन होंगे. तो यहां पर हम कह सकते हैं ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ऑन horizontal line are above the plane and groups which are present on vertical line are below the plane. तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हुआ किसी 3D मॉलिक्यूल का 2D मॉलिक्यूल में. एक बार हम फिर से देख सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को. दिस इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल. ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल को हम सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से ही ड्रॉ करते हैं. फिशर में ऑलवेज जो लाइन होगी वर्टिकल वो एक सिंगल लाइन होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइंस डिपेंड्स करेगी उस पर नंबर ऑफ कायरल सेंटर पर. अगर सपोज मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है तो उसमें डेफिनेटली एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. अगर 2 कायरल सेंटर है तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. अगर 3 कायरल सेंटर है तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑलवेज कायरल सेंटर पर डिपेंड करेगी. और जो भी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर प्रेजेंट होगा वो ऑलवेज बिलो द प्लेन होगा. ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा, जो वर्टिकल पर है वो तो बिलो द प्लेन और जो हॉरिजॉन्टल पर है वो अबव द प्लेन होगा. ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल का जस्ट 2D रिप्रेजेंटेशन. अब इसमें एक चीज और है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में एक कंडीशन है, वो ये है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को 180 पर रोटेट तो कर सकते हैं लेकिन 90 पर रोटेट नहीं कर सकते. इसमें हम ये देख सकते हैं देखिए, फिशर की एक क्वालिटी और है कि इस फॉर्मूला को हम 180 या इसके मल्टीपल में इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन 180 के अलावा किसी दूसरे एंगल में इसको हम रोटेट नहीं कर सकते. सपोज अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 90 पर रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज, तो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा वो हो जाएगा X Z W एंड Y. और अगर 180 पर रोटेट करें तो W X Z एंड Y. अब देखिए, इसको हम यहां पर बोल रहे हैं दिस इज मॉलिक्यूल A, मॉलिक्यूल B एंड मॉलिक्यूल C. तो A और B, मॉलिक्यूल A एंड B बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, जबकि A एंड C, A and B both are different, but A and C both are same. तो इस फॉर्मूला में हमको ये भी याद रखना होगा कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम 180 के अलावा किसी दूसरे एंगल से रोटेट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 90 रोटेट करने के बाद जो B मिला है तो A और B बोथ आर डिफरेंट होंगे, ये दोनों डिफरेंट होंगे, जबकि A और C जो होंगे वो दोनों सेम होंगे. तो ये कंडीशन हमें फिशर में याद रखना जरूरी है. ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है इसी का वो हम लेंगे इसमें फिशर प्रोजेक्शन के बाद में, दैट इज कन्वर्जन. किसी भी मॉलिक्यूल की किसी भी फॉर्म को उसकी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना. अभी तक हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं अभी तक वो हमने एक तो जस्ट अभी रिसेंटली पढ़ा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. इसके पहले आपको याद होगा कंफर्मेशन हमने पढ़ा था न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, न्यूमैन के अलावा एक और हमने वहां पर पढ़ा था सोहर्स फॉर्मूला. तो किसी भी कंपाउंड की किसी भी फॉर्म को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए. अब ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. द नेक्स्ट पार्ट इज
राइटिंग द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फ्रॉम एनी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए, अगर सपोज कोई कंपाउंड गिवन है, उसका हमें स्ट्रक्चर गिवन है और उससे हमें फिशर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड गोल्डन रूल। तो देखिए, जो लिखा है यहाँ पर, दिस इज गोल्डन रूल। इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, मैक्सिमम कार्बन शुड बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, and the principal functional group should be kept as up as possible। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसमें एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कायरल सेंटर हो, दैट इज कंपाउंड हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर, और इसके लिए हम जो कंपाउंड ले रहे हैं, दिस इज लैक्टिक एसिड। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH3 CHOH एंड COOH। अब देखिए, इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है। तो अगर ये हमें किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला गिवन है और हमें उससे फिशर ड्रॉ करना है, तो इस केस में उस कंपाउंड के जो मैक्सिमम कार्बन होंगे, जितने भी पॉसिबल हो, उसको हम वर्टिकल पे लेकर आएंगे, वर्टिकल लाइन पे लेकर आएंगे, और रिमेनिंग ग्रुप्स जो होंगे वो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे। तो देखिए, इस केस में यहाँ पर लैक्टिक एसिड हमने लिया, तो लैक्टिक एसिड में टोटल हम देखें तो 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों कार्बन को हम वर्टिकल लाइन पे लेकर आएंगे। ठीक है, ये हमने वर्टिकल लाइन पे लिया। और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड में, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, दोनों में से प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा टॉप पर, यहाँ पर लिखा हमने CH3, ये कायरल सेंटर हुआ। ठीक है, और इस कार्बन से अटैच जो H और OH है, वो दोनों हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक बार तो OH को हमने राइट में लिखा, लेफ्ट में H को लिखा, और एक बार हमने इसको राइट में लेफ्ट में OH लिखा और राइट में H लिखा। ठीक है, ये हम इसके 2 फिशर बना सकते हैं, एक फिशर ये होगा, एक फिशर ये होगा। और अगर हम ठीक से देखें तो ये दोनों कंपाउंड्स यहाँ पर एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है। ऐसे कंपाउंड्स में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम बोलेंगे एनेंटियोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों कंपाउंड हैं, इन दोनों कंपाउंड में जो रिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे एनेंटियोमर। तो बेसिकली एनेंटियोमर हुआ क्या, देखिए, एनेंटियोमर की हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं। एनेंटियोमर, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, optically active compound which are non superimposable, mirror image to each other are known as enantiomer। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हुआ कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इस कंपाउंड में यहाँ पर सिंगल कायरल सेंटर है, सिंगल कायरल कार्बन है, तो ये कंपाउंड यहाँ पर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, और इस कंपाउंड का जो भी मिरर इमेज होगा वो इसका एनेंटियोमर होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज टू ईच अदर आर नोन एज एनेंटियोमर। ठीक है, तो ये हुआ एनेंटियोमर्स। अब देखिए, हम कुछ प्रॉपर्टीज की अगर बात करें एनेंटियोमर्स में, तो जो एनेंटियोमर्स होते हैं, इन एनेंटियोमर्स की जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे यहाँ पर हम इसमें प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, देयर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा आर डिफरेंट। ठीक है, देयर एंगल ऑफ रोटेशन is also same,
only direction of rotation is different. Only direction of rotation is different. देखिए एनेंटियोमर्स की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो भी एनेंटियोमर्स होंगे मीन्स ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड्स की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल से मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी. इनका जो थीटा होगा दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन वो भी सेम होगा. जो सिर्फ डिफरेंस होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का. अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये कंपाउंड डेफिनेटली लीवो रोटेटरी होगा. इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो है तो ये कंपाउंड यहाँ पर डेफिनेटली लीवो होगा. तो एक बार हम फिर से देखें यहाँ पर जो हमने पूरा इसमें लिया है. हमने जो अभी टॉपिक स्टार्ट करा था वो करा था राइटिंग द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फ्रॉम एनी स्ट्रक्चर. तो अगर कोई हमें स्ट्रक्चर गिवन है तो उस स्ट्रक्चर से में जब हमें इसका फिशर बनाना होगा तो मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पर रखेंगे और जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो जितना हो सके उतना हम टॉप पोजीशन पे उसको लेकर जाएंगे. तो हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया था लैक्टिक एसिड का. तो लैक्टिक एसिड का जब हमने फिशर यहाँ पर ड्रॉ करा तो इसका फिशर ये पॉसिबल होगा. COOH हमने टॉप पे रखा, H को लेफ्ट में, OH को राइट में और CH3 को हमने यहाँ पर बॉटम में रखा. ठीक है, तो तीनों कार्बन यहाँ पर वर्टिकल लाइन पर है. तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसका जो मिरर इमेज होगा ये दोनों नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होगी और इन दोनों कंपाउंड्स में जो रिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पर एनेंटियोमर्स. ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका डेफिनेशन. और जैसा मैंने अभी बताया कि एनेंटियोमर्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. इनका जो एंगल रोटेशन होता है दैट इज थीटा, वो थीटा भी सेम होगा. मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है एंगल का वो सेम होगा. जो डिफरेंस होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रोटेशन का. अगर एक कंपाउंड प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरा वाला उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ही. ठीक है ना. तो एक कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा कंपाउंड यहाँ पर लीवो होगा. तो ये हमने एक ऐसे कंपाउंड का फिशर ड्रॉ करा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही कायरल सेंटर है. अब इसमें देखिए एक हम और यहाँ पर बात करते हैं इसमें the next part is racemic मिक्सचर. अब देखिए रेसिमिक मिक्सचर बेसिकली होता है क्या है कि ये इन दोनों कंपाउंड्स की जो कि एनेंटियोमर है अगर इन कंपाउंड्स का इक्विमोलर सॉल्यूशन ले मीन्स 50% डेक्स्ट्रो ले और 50% एल को मिलाकर सॉल्यूशन बनाए तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर. डेफिनेशन की हम यहाँ बात कर सकते हैं दैट इज equimolar solution of dextro and levo is called racemic mixture. Racemic mixture are optically inactive due to racemic mixtures are optically inactive due to external compensation. अब देखिए इन दोनों कंपाउंड का अगर इक्विमोलर सॉल्यूशंस अगर हम फॉर्म करें तो उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर. और जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपेंसेशन. अब एक्सटर्नल कंपेंसेशन का मीनिंग क्या हुआ देखिए
अगर इन दोनों के हम इक्विमोलर सॉल्यूशन ले तो अगर ये कंपाउंड लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मींस क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा तो उतने ही एंगल से ये कंपाउंड उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो जो नेट रोटेशन होगा उस सॉल्यूशन का वो नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर रासायनिक मिक्सचर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये एक हमने पोलैरिमीटर ट्यूब लिया, यहाँ पर एक लाइट हम लेके चल रहे हैं, इसमें दिस इज पीपीएल लाइट। ओके, इसमें यहाँ पर रासायनिक मिक्सचर है। रासायनिक मिक्सचर का मतलब 50% D एंड 50% L ये लिया। इसमें से जब लाइट पास होगी तो उस लाइट का भी जो रोटेशन होगा वो 0 होगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा होगा वो 0 है। लाइट जिस एंगल पर यहाँ पर इस सॉल्यूशन में एंटर कर रही है उसी एंगल से यहाँ पर पास भी हो रही है। तो रासायनिक मिक्सचर आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने जो अभी बात करी थी फिशर ड्रॉ करने की, वो हमने ऐसा कंपाउंड लिया था जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन हो। अब हम ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट, compound having 2 chiral center। एग्जाम्पल हम यहां पर ले सकते हैं, दिस इज CH3 CHOH CHOH एंड COOH। अब देखिए इस कंपाउंड में यहाँ पर हम देखें तो एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर ये भी होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 4 होंगे, जिसमें से ये दोनों कार्बन यहाँ पर कायरल सेंटर्स होंगे। ठीक है, इसका अगर हमें फिशर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर जितने कायरल सेंटर होंगे उतने ही, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करी। फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल COOH है, तो यहाँ पर हो जाएगा COOH, यहाँ लिखेंगे CH3। अब जो कायरल सेंटर से अटैच ग्रुप है वो है हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर दोनों OH को हमने सेम साइड पे लिया, ये हमने लिखा HH। ओके, एक कंपाउंड हमने ये लिया और एक कंपाउंड हम यहाँ पर इसी का मिरर इमेज भी ले सकते हैं। मीन्स दोनों OH को हमने लेफ्ट में लिया और दोनों H राइट में। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो आइसोमर पॉसिबल होगा वो हो जाएगा COOH एंड CH3, तो वर्टिकल पर OH को लिखा राइट में और इस OH को हम यहाँ पर लेफ्ट में ले सकते हैं। ठीक है, और एक कंपाउंड हम यहाँ पर इसी की मिरर इमेज कंसिडर कर सकते हैं, ये लिखा HOH OH एंड CH3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम नंबरिंग कर सकते हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। टोटल 4 कंपाउंड हमने यहाँ पर ड्रॉ करे, तो इस कंपाउंड के ये 4 फिशर पॉसिबल होंगे। फर्स्ट में तो दोनों OH सेम साइड हो या फिर दोनों OH अपोजिट साइड हो, मीन्स है तो सेम ही, लेकिन इसमें दोनों राइट और इसमें दोनों लेफ्ट है। इसमें दोनों OH अपोजिट साइड है और एक इसका हमने मिरर इमेज लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रिलेशन चेक करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड जो कंपाउंड है, अच्छा इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर इनमें किसी में भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, न तो इसमें POS प्रेजेंट होगा और न ही इसमें COS प्रेजेंट होगा, बिकॉज ऊपर वाले कार्बन से अटैच्ड है COOH और नीचे वाले कार्बन से अटैच्ड है CH3। क्योंकि दोनों कायरल सेंटर यहाँ पर डिफरेंट है
तो ये सभी जितनी भी फॉर्म्स हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है ये सब के सब ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब देखिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और सेकंड वाला इसकी मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है। तो इन दोनों कंपाउंड में जो रिलेशन होगा वो होगा एनेंटियोमर। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ जो कंपाउंड है वो भी मिरर इमेज ही है, तो ये दोनों भी यहाँ पर एनेंटियोमर ही होंगे। तो ये हुआ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर एनेंटियोमर। थर्ड एंड फोर्थ आर ऑल्सो एनेंटियोमर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करें तो देखिए फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव तो हैं बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो कोई भी स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है उसको अब हम बोलेंगे डाइस्टीरियोआइसोमर्स। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड में जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर डाइस्टीरियोमर की हम डेफिनेशन की बात कर सकते हैं। डाइस्टीरियोमर मतलब स्टीरियोआइसोमर्स which are not mirror image to each other are known as डाइस्टीरियोमर्स। और ऐसे रिलेशन हम यहाँ पर और भी बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट एंड फोर्थ, जो फर्स्ट एंड फोर्थ होगा वो भी डाइस्टीरियोमर होगा। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड एंड थर्ड, और एक ले सकते हैं सेकेंड एंड फोर्थ। ये सभी के सभी यहाँ पर डाइस्टीरियोमर्स होंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन में यहाँ पर जो हमने ड्रॉ करा है उसमें एक तो हमने टर्म लिया था एनेंटियोमर और एक हमने बात करी है डाइस्टीरियोमर। एनेंटियोमर का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो भी मिरर इमेज होगा वही उसका एनेंटियोमर होगा। और डाइस्टीरियोमर में हम जो यूज में लेंगे टर्म्स वो होगा स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियो का मतलब होगा कि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकता है और ऑप्टिकल भी हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, वो भी डाइस्टीरियोआइसोमर्स ही होंगे। जैसे ज्योमेट्रिकल का मतलब हम ले सकते हैं सिस। ज्योमेट्रिकल में हम जो नेमिंग करते हैं एक कंपाउंड लेते हैं सिस और एक लेते हैं ट्रांस। सिस कंपाउंड ट्रांस की मिरर इमेज नहीं होता है, इसलिए सिस और ट्रांस भी आपस में डाइस्टीरियोआइसोमर्स ही होंगे। ठीक है, डाइस्टीरियोआइसोमर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंट होती है। जैसे फर्स्ट कंपाउंड और सेकेंड कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड तो एनेंटियोमर हैं। इन दोनों कंपाउंड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ इनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ही डिफरेंट होगा। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा। लेकिन अगर फर्स्ट और थर्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों OH सेम साइड में है, जबकि यहाँ पर दोनों OH अपोजिट साइड में है। तो फर्स्ट और थर्ड तो मिरर इमेज नहीं है, ये डाइस्टीरियोमर है। तो इन दोनों कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है, ये सब इनके डिफरेंट होंगे। तो डाइस्टीरियोमर्स का जो सेपरेशन है, इनको अलग करने का जो प्रोसेस होगा वो कंपेरेटिवली इजी होगा। एनेंटियोमर्स को सेपरेट करना थोड़ा टिपिकल होता है क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है, इसलिए एनेंटियोमर्स को तो इजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट डाइस्टीरियोमर्स को हम इजीली अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड था जिसमें 2 कायरल सेंटर है। ठीक है, इसी में हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं 2 कायरल सेंटर में। यहाँ पर दोनों कायरल सेंटर डिफरेंट थे। डिफरेंट से मतलब इस कार्बन से अटैच COOH है, जबकि यहाँ पर इस कार्बन से अटैच CH3 है। अगर हम ऐसा कंपाउंड लें जिसमें दोनों कायरल सेंटर आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल से मतलब ये हुआ कि इस कार्बन से अटैच ये तीनों ग्रुप और इस कार्बन से अटैच ये तीनों ग्रुप सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल टू कायरल सेंटर। तो इसका मैं यहाँ पर एग्जांपल इसी में हम बना सकते हैं। COOH को हमने रिप्लेस करा फ्रॉम CH3। ठीक है, यहाँ पर सभी जगह हम CH3 लिख सकते हैं। CH3 और यहाँ पर भी लिखा CH3। ठीक है, अब देखिए, अब इनमें हम रिलेशंस भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट कंपाउंड, इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट है। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज सिमेट्री। इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ
तो इस प्लेन के अबाउट अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों ही पार्ट सिमेट्रिकल है। तो ये कंपाउंड यहाँ पर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। इसमें 2 कायरल सेंटर्स है, एक कायरल सेंटर ये, एक कायरल सेंटर ये, साथ में सिमेट्री भी है। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड की जो डेफिनेशन हो जाएगी कि कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 कायरल सेंटर एंड सिमेट्री इज आल्सो प्रेजेंट, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। मीन्स कंपाउंड में कायरल सेंटर भी हो और साथ में सिमेट्री भी, कोई भी एक सिमेट्री, चाहे या तो पीयूएस प्रेजेंट हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो वो मॉलिक्यूल ऑलवेज मीजो कंपाउंड होगा। और मीजो कंपाउंड की जो मिरर इमेज होगी वो मिरर इमेज इसका आइडेंटिकल कंपाउंड होगा। इन दोनों कंपाउंड में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर आइडेंटिकल, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर आइडेंटिकल। लेकिन अगर हम थर्ड कंपाउंड की बात करें तो थर्ड कंपाउंड में हम देखेंगे कि दोनों OH यहाँ पर अपोजिट साइड है। इसमें अगर हम इस टाइप से अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्राई करें तो इसमें POS प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ये वाला कंपाउंड इसी के मिरर इमेज है। तो ये दोनों यहाँ पर एनेंटियोमर होंगे। मीन्स हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर आइडेंटिकल, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ आर एनेंटियोमर। और उसके अलावा ये जो भी पेयर है 1,3 है या 1,4 है, ये सब के सब यहाँ पर फिर डाइस्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे। तो ये तो होंगे यहाँ पर डाइस्टीरियो, ये सभी के सभी पेयर यहाँ पर डाइस्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो सबसे मेन इंपोर्टेंट यहाँ पर जो हमने नई चीज इंट्रोड्यूस करी वो करी है मीजो कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड मीजो होने के लिए जरूरी ये है कि उस कंपाउंड में कायरल सेंटर हो और कायरल सेंटर के अलावा उसमें सिमेट्री भी प्रेजेंट हो। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, सिर्फ एक कायरल सेंटर है, तो उस कंपाउंड में कभी भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। वो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो मीजो कंपाउंड होने के लिए कम से कम उसमें 2 कायरल सेंटर होना जरूरी है। तो कम से कम 2 कायरल सेंटर हो और साथ में कोई भी सिमेट्री आइदर POS और COS अगर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड मीजो कंपाउंड होंगे। और मीजो कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम इसको यहां लिख सकते हैं मीजो कंपाउंड्स आर optically inactive due to internal compensation। अब देखिए यहां पर हमने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा है, दैट इज इंटरनल कंपेंसेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये कंपाउंड यहां पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन। इट मीन्स ये कायरल सेंटर अगर लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसी का जो लोअर पार्ट होगा ये कायरल सेंटर उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जितने एंगल से ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतने ही एंगल से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसमें जो नेट रोटेशन होगा वो हो जाएगा 0। इट मीन्स ये कंपाउंड भी फर्दर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल से मतलब मॉलिक्यूल का, एक ही मॉलिक्यूल का अपर पार्ट अपने ही लोअर पार्ट को अपोज कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंटरनल कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन वर्ड यहाँ पर हमने 2 काम में लिए। एक तो लिखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सटर्नल कंपेंसेशन जो कि हमने कहा था रैसिमिक मिक्सचर, और एक हम कह रहे हैं इंटरनल कंपेंसेशन। रैसिमिक मिक्सचर में एक कंप्लीट मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का अपोज कर रहा है तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज एक्सटर्नल कंपेंसेशन। और यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट अपने ही हाफ पार्ट का अपोज कर रहा है तो ये हो जाएगा इंटरनल कंपेंसेशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ पर 3 होंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने यहाँ पर टोटल इसके 4 कंपाउंड्स लिखे हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड बोथ आर मिरर इमेज। क्योंकि ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इन दोनों को हम आइडेंटिकल मान के चलेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये इस कंपाउंड को हम यहाँ से हटा ही दें,
क्योंकि ये दोनों तो आइडेंटिकल है ही सही। अब हम देख रहे हैं कि टोटल जो आइसोमर्स हैं इसके वो है 3, ठीक है। तो इस केस में टोटल जो इसके फॉर्म्स होंगी वो होंगी 3। ये कंपाउंड तो हो जाएगा मीजो, ये तो मीजो है, और ये दोनों यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो है तो डेफिनेटली ये कंपाउंड यहाँ पर लीवो ही होगा, ठीक है। तो ये पार्ट हमने डिस्कस करा था अभी कि कोई भी कंपाउंड है अगर उसका स्ट्रक्चर गिवन है तो उसका हम फिशर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये फिशर हुआ जिसमें हमने मेनली बात करी थी गोल्डन रूल की। गोल्डन रूल से मतलब मैक्सिमम कार्बन शुड बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको हम टॉप पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का वो है कन्वर्जन। अगर हमें कोई भी कंपाउंड की कोई एक फॉर्म गिवन है, जैसे वेज डैश फॉर्मूला गिवन है, और उस वेज डैश से हमें अगर उसको फिशर में चेंज करना है या न्यूमैन में चेंज करना है तो वो चेंज हम कैसे करेंगे इसको अब हमें समझना है। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।